और चलिए अब बात दिल्ली के दंगल की, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक डाली जाएगी। विधानसभा की सभी 70 सीटों पर आज वोट डल रही हैं। आम से लेकर खास आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही पहुंच रहे हैं। तो वहीं मतदान के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में वोटिंग के दौरान अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, दिल्ली पुलिस के 35,000 से ज्यादा जवान और 19,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार तीसरी बार हैट्रिक बनाने के जद्दोजहद पे जुटी हुई है। तो चौथी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने की कवायद कर रहे हैं। और उसी बीच में 1998 में बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज आखिरी मुख्यमंत्री थी। मैम बोल दीजिए, आप नीचे करो ना, कैमरा नीचे करो। ठीक है तो चेहरा ही नहीं दिख रहा है। आज माइक तो नीचे करो यार, किसका है ये? ठीक है, शुरू कीजिए। अब बोलूं? ठीक है जी। भारत माता की यार माइक नीचे करो, ऐसे करो। पूरी लाइट तो हटा लो एटलीस्ट। आज अरे यार क्या कर रही हो? मोबाइल है। आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। सर्टेनली आप देख लीजिएगा, 8 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर केवल कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को बाहर निकल के वोट डालें? देखिए, ऐसा है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का कुशासन एक दशक से चल रहा है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जो एक ही प्रकार के कुशासन का शिकार हुई है और 10 वर्षों से यहाँ पर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मैंने कहा ना, विकसित भारत के विकसित राजधानी बनाने के लिए देवतुल्य मतदाता को आज आकर मतदान केंद्र में अपना मतदान अवश्य देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एफआईआर देखिए, वो एफआईआर बहुत स्वाभाविक है। मैंने हमेशा चुनावी जुमलों के बारे में सुना था। ये पहली बार मैं चुनावी छलावों को देख रही हूँ कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जहर की राजनीति पर उतर आया एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल, और ये सही नहीं है। जनता को भ्रमित करने का, असत्य का सहारा लिया गया और इसीलिए एफआईआर होनी स्वाभाविक है। हमने इलेक्शन कमीशन पर किए गए मैम, कई पर्सनल अटैक्स इलेक्शन कमिश्नर तक पर किए गए, आप क्या कहेंगे? ये बौखलाहट का प्रतीक है। मैम कैमरा में देख के थैंक यू जी। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, पर इतना जरूर बताऊंगी कि विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी के लिए यहाँ भी डबल इंजन की सरकार जरूर आएगी। हालांकि 27 साल तक का बीजेपी वापसी नहीं यहाँ पे कर पाई थी। 1998 में ही बीजेपी अपनी सरकार बना पाई थी और उस दरमियान सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की बागडोर संभाल रही थी और शीला दीक्षित कांग्रेस की तरफ से आखिरी मुख्यमंत्री थी। 2014 के बाद से कांग्रेस का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ रहा, लोकसभा हो या फिर विधानसभा। लेकिन 2 बार से जो आम आदमी पार्टी हैट्रिक बनाती हुई आई है, क्लीन स्वीप यहाँ पर, क्योंकि 2020 की बात कीजिए तो 67 सीटें, मात्र 70 में से 3 सीटें कम जो बीजेपी को गई थी। और लेकिन हालांकि इनका इस बार सीट कम हुई थी जब अभी आप देखिए जब चुनाव हुआ था और 67 से 62 पे शिफ्ट हो गई थी। 8 सीटें बीजेपी के खाते में जरूर गई थी, लेकिन इस बार पूरी कोशिश यही की जा रही है, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। हालांकि आपने देखा कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल, तमाम बड़े दिग्गज नेता की जेल के पीछे रहे। हालांकि जमानत पर जरूर छूट कर आए, लेकिन क्या वो दिल्ली वासियों के मानसिक पटल पर उसका असर दिखता है या फिर नहीं दिखता है? दूसरा, पानी का मुद्दा आपने देखा, यमुना आप देख ही रहे हैं किस तरह से है। ड्रेनेज सिस्टम आपने देखा, कोचिंग का इस बीच मसला हुआ, जहां पर कोचिंग का वो इंसिडेंट आपको याद होगा कि पानी भरने की वजह से कितने बच्चे, 3-4 बच्चे जो आईएएस और पीसीएस की कोचिंग कर रहे थे वो उसकी भेंट चढ़ गए थे, उसको लेकर प्रदर्शन हुआ। तो ये जो बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं, अगर वो वोट कास्ट यहाँ पे अगर वोटर होते हैं दिल्ली का, तो वो
उनको कितना इफेक्टिव ये मुद्दा लगता है। डबल इंजन की सरकार के लिए क्या दिल्ली वासी इस बार आगे बढ़ रहे हैं या स्प्लिट वोटर्स की तरह फिर से काम करेंगे? वहीं आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वोट डाल दिया है, साथ ही लोगों से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालने की अपील भी की है। तो आर्मी चीफ जनरल, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सारे देश के लिए बहुत फक्र की बात है कि आज जो हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सब अपनी राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, वोटिंग राइट। और ये वोटिंग राइट ही नहीं, एक जिम्मेवारी है हर आम नागरिक की कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लें और भारत का जो भविष्य है खुद ही नियत करें। तो आर्मी जनरल उपेंद्र द्विवेदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि खूबसूरती है, डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर आप अपने राइट को यानी कि अपने अधिकार को आप प्रयोग कर सकते हैं और ये आपकी ड्यूटी भी होनी चाहिए क्योंकि एक दिन आता है और अगर आप वोट कास्ट करते हैं तभी आप सर, आपने वोट करा, कैसा लग रहा है आपको? क्या है वोटर्स के लिए क्या अपील करना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर हम वोट नहीं देते हैं तो अपराध करते हैं। हम अपने भविष्य के लिए मारे मारे फिरते हैं। जब देश के भविष्य की बात आती तो हम घर में क्यों बैठ जाते? मैं समझता हूं कि वोट न देने वालों को अपराध की। और चलिए आपको बड़ी खबर जयपुर के चौमू से बताते चले। अनियंत्रित होकर निजी शिक्षण संस्थान की बस पलट गई है। इस हादसे में 6 से ज्यादा स्टूडेंट्स के घायल होने की सूचना मिल रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। चौमू के वीर हनुमान मार्ग स्थित पुलिया की एक घटना है। अनियंत्रित होकर ये बस पलटी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल जुड़े हुए हैं। हीरालाल, कैसे बस पलटी है और क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी देखिए, चौमू कस्बे का यह मामला है जहां वीर हनुमान मार्ग पर एक निजी शिक्षण संस्थान की जो बस बच्चों को लेकर जा रही थी, अचानक वीर हनुमान मार्ग स्थित जो पुलिया है वहां पर जाकर बस अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलट गई। हादसे में बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक जो इसमें बच्चे सवार थे वो घायल हो गए हैं। आसपास के लोग घटना के बाद मौके पे पहुंचे और जो बस में फंसे हुए घायल बच्चे थे उनको बाहर निकालने का उन्होंने प्रयास किया। सूचना पर पुलिस भी मौके पे पहुंची और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हालांकि आधा दर्जन से अधिक बच्चों के घायल होने की सूचना है और पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि बस किस वजह से पलटी है, इसमें किसकी कमी रही, किसकी गलती रही, ये सब जांच का विषय है। जिनकी जो लोग इसमें घायल हुए हैं, क्या वो उनको ज्यादा चोटें आई हैं? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि जो आधा दर्जन से अधिक बच्चे हैं वो घायल हुए हैं, उनको चोटें लगी हैं, उनका रेस्क्यू कर लिया गया है, बच्चों को बाहर निकाल लिया गया और एम्बुलेंस की सहायता से उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अस्पताल में उनका उपचार किया जाएगा। उसके बाद जब चिकित्सक उनका उपचार करेंगे उसके बाद स्थिति क्लियर होगी कि किन बच्चों को ज्यादा चोट लगी है। फिलहाल है जो पुलिस मौके पे है और बच्चों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बस ड्राइवर की क्या कंडीशन? जी देखिए, अभी जो प्रारंभिक तौर पे जानकारी आई है उसमें यही जानकारी सामने आई है कि जो बच्चे उसमें सवार थे, जो आधा दर्जन से अधिक बच्चे इस हादसे में घायल हुए हैं। चालक की स्थिति के बारे में अभी पुलिस से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि चालक को भी चोट लगी है या नहीं लगी है। लेकिन अभी जो प्रारंभिक तौर पे जानकारी सामने आई उसमें यही जानकारी है कि जो बच्चे सवार थे उनको चोट लगी है, उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अच्छा हीरालाल, किस निजी शिक्षण संस्थान की ये स्कूल बस थी, इसकी जानकारी है क्या? जी बिल्कुल, एक शिक्षण संस्थान नाम से एक चौमू में संस्थान चालू है जिससे यह बस बताई जा रही है। उसके बच्चे उसमें सवार होकर स्कूल जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जब वीर हनुमान मार्ग स्थित जो पुलिया है वहां बस पहुंची तो अचानक बस अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलट गई और यह घटना घटित हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी ने 95 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने शीश महल से लेकर फोटो सेशन तक विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री ने 1 घंटे 35 मिनट के भाषण में अपने तर्कश से विपक्ष पर कौन कौन से सियासी तीर छोड़े हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे। संसद में पीएम मोदी की हुंकार। देशवासियों का जीवन छलनी कर दिया गया था। आप कांग्रेस पर डबल प्रहार। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर। फोटो सेशन से लेकर शीश महल तक वार। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी ने 95 मिनट तक संबोधित किया।
इस दौरान प्रधानमंत्री ने सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने वाली झलक है, लेकिन जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीतिक हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है, क्या कारण है? पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए एक एक कर विपक्ष पर ताबड़तोड़ सियासी बाण चलाए। सबसे पहले उन्होंने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि हमने घोटाले के पैसे बचाए, शीश महल नहीं बनाया, देश बनाया। आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। आम आदमी पार्टी के बाद प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार पर भी करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग जाति जनगणना की बात करते हैं। कोई बताए इस देश में कभी किसी एससी या एसटी परिवार के 3 सांसद एक समय में हुए हैं क्या? कोई मुझे बताए क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन पीएम मोदी ने बिना रुके अपने 1 घंटे 35 मिनट के भाषण में बजट से लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और फोटो सेशन से लेकर शीश महल तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर डबल प्रहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में भगदड़ पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी ने करारा पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव दोनों महाकुंभ को लेकर झूठ फैला रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ को लेकर विपक्ष लगातार सियासी वार पलटवार कर रहा है। राज्यसभा में महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सीएम योगी ने आरोपों पर पलटवार किया है। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ में।
कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें। सीएम योगी ने कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव दोनों महाकुंभ को लेकर झूठ फैला रहे हैं। कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, करोड़ों की गिनती कर ले रहे हैं, लेकिन मरने वाली लाश कितनी उसकी गिनती नहीं बता रहे हैं सही। जो सत्य को छिपाते हैं वो योगी नहीं हो सकते हैं। न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग सनातन के खिलाफ हैं। ये लोग पहले दिन से चाहते थे कि महाकुंभ में कोई अनहोनी हो। इन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी ले रखी है। भगदड़ की जांच चल रही है, हम हादसे की तह तक जाएंगे। इन दलों ने जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने महाकुंभ में जल की शुद्धता पर सवाल खड़े किए थे। जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में योगी सरकार ने सारी व्यवस्थाएं बेहतर की हुई हैं, लेकिन विपक्ष बेवजह के आरोप लगाने में जुटा है। अच्छा संभाल रहे हैं। I mean, after this incident, और बहुत पहले से भी अच्छा था, बट इतने लोग आ रहे हैं ना, it is very difficult to manage, but still we are doing the best. वहीं साधु संत भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगा चुके हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान जो कुछ हुआ, उसको लेकर राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ जांच कर रही है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी भगदड़ की जो लहर उठी है, वो जल्द थमती नहीं दिख रही। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को वक्फ संशोधन बिल पर उसके मौजूदा स्वरूप में पेश करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। ओवैसी ने कहा कि विधेयक को पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं, वक्फ बोर्ड को भी कानून के मुताबिक काम करना होगा। देखिए रिपोर्ट। वक्फ बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर मुसलमानों की जमीन छीनने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि वक्फ में नॉन मुस्लिम को सदस्य बनाना गलत है, लेकिन बिल में स्टेट और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम सदस्य बनाया जा रहा है, जिसका वो विरोध करते हैं। I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It had been rejected by the entire Muslim community. No waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat? We want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी के देश में अस्थिरता लाने वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी गलतफहमी में ना जिए।
कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान। ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है, और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश कानून से चलेगा। कोई समाज, मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। ओवैसी ने सरकार पर सवाल उठाया तो इसका काउंटर करने वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल सामने आए। उन्होंने ओवैसी पर मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। देखिए, वो देश के अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा कर रहे हैं। अभी तक उसी की राजनीति वो करते थे। उनको लग रहा है कि सरकार एक बेहतर कानून लेकर के आई है, तो अब निश्चित तौर से वक्त पे उनकी आगे की राजनीति नहीं हो पाएगी। तो अब वक्त की रिपोर्ट भी आ चुकी है, हम उसको सबमिट कर चुके हैं स्पीकर साहब को। अब ये कहना तो इससे साफ है कि कहीं न कहीं वो देश में अपनी राजनीति करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी इस बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बिल पास होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमने विरोध इसलिए किया था क्योंकि वो हमारे एक पक्ष के लिए उसके खिलाफ ये बिल है और जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हमने कहा था कि वाकई में जब विरोध किया तो जेपीसी को भेजा गया था इस बिल को, तो हमने कहा कि अगर जेपीसी में गया तो उम्मीद है कि कुछ इंसाफ की उम्मीद जगी है, लेकिन उसकी कमेटी में एक तरफा उसी तरह से उसको रिपोर्ट बना करके पेश किया गया है। वक्फ संशोधन बिल रिपोर्ट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोग भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इसको लेकर के भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कि जेपीसी के सामने जो है तर्कों और तथ्यों के बजाय जो है बहिष्कार बहादुरी की। अब पार्लियामेंट में भी जो है वो इनके तर्कश में कितने तर्कों के तीर हैं, वो उसके बजाय जो है वो देखिएगा बहिष्कार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लोकसभा में सांसद ओवैसी ने प्रस्तावित वक्फ कानून पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से ये लगातार साफ किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में जरूरी संशोधन किए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं किया जा रहा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।